शुरुआत कहां से होगी? हिंदी भाषा का विकास। ठीक, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का विकास दोनों चीजें क्या हैं? अलग अलग हैं। हिंदी साहित्य के बारे में हम बात करते हैं तो साहित्य लेखन की बात करते हैं, और साहित्य की डेफिनेशन में आपने जब साहित्य पढ़ा था तो वहां ये पढ़ा था कि जो भी हम पूरा लेखन की प्रक्रिया है उसको जो समाहित रूप से पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हिंदी साहित्य। लेकिन हिंदी भाषा के विकास में हम भाषा को पढ़ेंगे, हिंदी को एक भाषा के रूप में पढ़ेंगे, किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ था, कहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, हिंदी का विकास कैसे हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक, तो हिंदी भाषा का विकास आज पढ़ेंगे। दूसरा ये कि इस क्लास को जो आप अभी पढ़ रहे हो, हिंदी की क्लास को, आपको पता है फ्री होती है हिंदी की क्लास, और एकमात्र कोचिंग है बनाई के अंदर जो ऑफलाइन में कोई क्लास फ्री कराती है, और इस क्लास को 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंटिन्यू जो चीज स्टार्ट की थी, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा, हमारे अंदर एक शक्ति रही इस तरह की काम करने की, उसको हम 2 साल तक कंटिन्यू कर पाए, और 2 साल उस कंटिन्यू क्लास को करने के बाद आज दोबारा से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो आपने बहुत लोग देखे होंगे ऐसे, जैसे मान लो मिल ही जाता है यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन ऑफलाइन में आपको अगर कहीं मिल रहा है तो केवल कहां मिलेगा? वो आपको इसी कोचिंग में मिलेगा। ऑफलाइन क्लास एक आपको क्या मिल रही है? फ्री मिल रही है। तो ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो तो है ही, अगर कोई बच्चा ऐसा है आपके आस पड़ोस में, खुश रहो, अगर कोई बच्चा ऐसा है आस पड़ोस में जो भी जो क्लास को देखेगा, ठीक, तो अगर वो ऑफलाइन बैच में भी आना चाहता है तो ऑफलाइन बैच में भी आके पढ़ सकता है। पुराने बच्चे, उनको सबको पता है कि हिंदी की क्लास हमेशा क्या रहती है? फ्री रहती है। 12 बजे वाली जो क्लास है वो, बाकी कोई क्लास नहीं। कहीं भी आप हमारा ही बैच पढ़ोगे किसी और क्लास में तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको पता है सुबह वाले बच्चे हैं, दूसरे बैच के जो भी बच्चे हैं, सब बेचारे पैसे देके ही पढ़ते हैं, लेकिन 12 बजे वाली क्लास जो है हिंदी की, इसे पूरे 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में। ठीक, तो ऑनलाइन तो फ्री है ही जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, लेकिन इस क्लास को 2 साल हो गए पूरी ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हुए, और ये केवल सुविधा कहां है? कानपुर कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। तो कोई भी आपका बिल्कुल जिसे हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो वो इस क्लास में आ सकता है, आपके आसपास में कोई हो। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल ना सोचे कि हिंदी क्लास पढ़ने के साथ में हमारी कोई और क्लास उसे पढ़नी पड़ेगी पेड वाली, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चों ने आज तक हिंदी की क्लास पढ़ी फ्री वाली जो, कभी भी हमने उस बच्चे से कभी भी ये नहीं कहा कि आप हमारी दूसरी कोई पेड क्लास पढ़ो। हमने कभी भी उसे फोर्स नहीं किया कि आप हमारी मैथ की क्लास पढ़ो, रीजनिंग की पढ़ो, जीएस की क्लास पढ़ो। तो कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है जो पे करने की स्थिति में नहीं है, या जो एक अच्छे कंटेंट चाहता है कि हिंदी में कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो बिल्कुल जीरो से लेके कहां तक? हीरो तक की क्लास हिंदी में आपको मिल जाएगी, यही मिलेगी ये क्लास। ठीक, तो ये ऑफलाइन भी फ्री है, ऑनलाइन तो फ्री होती ही चीजें, ऑनलाइन तो फ्री है। ठीक, हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में हम हिंदी का विकास पढ़ेंगे किसके रूप में? भाषा के रूप में। हिंदी का विकास पढ़ेंगे कि ये भाषा का प्रारंभ कहां से हुआ था, हिंदी भाषा कहां से आई। ठीक, आप जब पढ़ते हैं किताबों में तो आपको मिल जाता है कि हिंदी भाषा का विकास है वो संस्कृत से माना जाता है, और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। ठीक, क्योंकि हिंदी जो आई है वो कहां से निकल कर आई है? संस्कृत भाषा से निकल कर आई है। ठीक, लेकिन हिंदी भाषा की हम बात करें उससे पहले अगर हम भाषा के विकास की केवल बात करें, केवल भाषा की, आप उसमें से भी हिंदी हटा दो और आप ये देखो कि ये भाषा कहां से आया था। तो जो भाषा है, भाषा की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये जो शब्द है ये किससे बना है? भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, और इस धातु का मतलब होता है कहना या बोलना। इसका मतलब क्या है? कहना या बोलना। ठीक, तो ये जो भाषा शब्द है किस धातु से बना है? भाष धातु से। इसका मतलब क्या है? कहना या बोलना। कोई भी शब्द होता है, शब्द में एक मूल धातु होता है, और कोई भी शब्द का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? किसी धातु से होता है। ठीक, कोई सा भी आप शब्द उठा लेंगे तो उसमें एक मूल धातु होता है जिसमें या तो प्रत्यय लगा होगा या उपसर्ग लगा होगा, जिसके बाद किसी नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक, तो भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से, जिसका मतलब क्या है? कहना या बोलना। तो अगर आपसे भाषा की डेफिनेशन पूछी जाए तो भाषा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अपनी बात को कहना या बोलना ही क्या होता है? एक भाषा होती है। ठीक, अपने विचारों को व्यक्त करना क्या है? भाषा है। अब जब बात आती है विचारों को व्यक्त करने की, तो विचार व्यक्त करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। आप अपनी बात को कैसे व्यक्त कर सकते हो? बोलकर व्यक्त कर सकते हो,
जो व्यक्ति बोल के नहीं व्यक्त करेंगे, जो कोई दूर है, तो हम किससे कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं। तो भाषा को व्यक्त करने के दो तरीके हो जाएंगे, एक तो मौखिक और दूसरा हो जाएगा लिखित। ठीक, ये अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका हो गया। तो इसी दो प्रकार की क्या हो जाती है फिर भाषा हो जाती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये भाषा में पहले कौन सी भाषा आई थी, मौखिक भाषा आई थी या लिखित भाषा, तो पहले कौन सी आई होगी? मौखिक भाषा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, एशियन हिस्ट्री की तरफ। प्राक इतिहास काल, या प्राचीन से भी पहले चले जाएंगे तो प्राक इतिहास, आदि इतिहास जो आपने पढ़ा होगा कभी भी इतिहास में। जब हम मानव सभ्यता का विकास पढ़ते हैं तो विकास में क्या पढ़ते हैं कि शुरुआत में जो मानव था, जो कहां रहता था? वृक्षों पर रहता था, एक बंदर के रूप में। फिर वो वृक्षों की कंदराओं से उतर के मनुष्य नीचे आया तो उसने थोड़े धीरे धीरे दो पैरों पे चलना सीखा। आपने 7वीं 8वीं क्लास में एक मानव का विकास क्रम पढ़ा होगा। उसमें पहले छोटा मानव झुका हुआ बंदर से, फिर एक बड़ा हुआ मानव होगा, लास्ट में सत्तू खड़े होंगे वहां। ऐसा देखा था? क्यों सत्तू? हाँ, मतलब इस तरह से एक विकास पड़ा होगा कि पहले मनुष्य बंदर था, बंदर से किस तरह का मनुष्य के रूप में उसका विकास हुआ। फिर जो हम आधुनिक मानव हैं, जैसे हम लोग हैं, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस, फिर लास्ट में जाकर होमो सेपियंस का विकास हुआ। ठीक, तो सबसे पहले जो नर वानर थे, जिन्हें नर वानर कहते थे, प्राइमेट्स, एक प्रजाति होती थी मनुष्य के अंदर, प्राइमेट्स जिन्हें कहते हैं, वहां से धीरे धीरे विकास हुआ। और जब मनुष्य वृक्ष से नीचे उतर के आया, जमीन पर चलना सीखा, दो पैरों से चलना सीखा, बहुत सारा विकास धीरे धीरे हुआ। फिर आप साइंस में आ जाते हैं तो आपने लैमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़े होंगे, जिसमें यह कहा गया कि मनुष्य के अंदर जो ऐसे अंग थे जिनका कोई प्रयोग नहीं था, मनुष्य का कोई उपयोग नहीं था, वो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। उसमें एक सिद्धांत दिया जाता है जिसमें एक आता, बहुत लिखने को आया होगा, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों। ये क्वेश्चन तो सबने ही पढ़ा होगा, मतलब सबको याद होता है। तो वहां एक सिद्धांत दिया जाता है कि जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए है क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे वृक्षों को धीरे धीरे प्रयास करता था खाने के लिए, पत्तियों को, तो धीरे धीरे। इसी तरह कहा जाता है कि सर्प के चूहे की तरह पैर होते थे, लेकिन पैर उसके चलने में दिक्कत करते थे, धीरे धीरे पैर समाप्त हो गए। मनुष्य की कहा जाता था पूंछ होती थी, पूंछ अवशेषी अंग थी, कोई उसका मतलब नहीं था, वो पूंछ क्या होगी? समाप्त होगी। तो जिस तरह हम मनुष्य का विकास क्रम पढ़ते हैं, इसी तरह क्या है, भाषा का विकास भी मनुष्य के साथ धीरे धीरे हुआ। जब मनुष्य नीचे उतर के आया वृक्षों से, मनुष्य जब प्राइमेट्स नर के बाद में आप जब पढ़ेंगे तो एक मनुष्य का एक नया रूप आता है जिसे कहते हैं आखेटक। आखेटक मनुष्य होता है जो मनुष्य शिकार करना सीख गया था। मनुष्य को अपनी नीड पता चल गई थी कि मुझे खाना चाहिए और खाना के लिए मुझे शिकार करनी पड़ेगी। इतना समझदार जो मनुष्य हो गया उसे कहते थे आखेटक मानव। लेकिन आखेटक मानव के बाद का जो क्रम है उसमें आप पढ़ते हैं संग्राहक मानव। मतलब व्यक्ति को यह पता चल गया कि मुझे खाना चाहिए, खाना के लिए मुझे शिकार करना है, क्रम तो ये हो गया। लेकिन उसे यह भी पता चल गया कि खाना जब नहीं रहेगा एक समय के बाद, एक शाम को खाना चाहिए या अगले दिन के लिए खाना चाहिए, तो मुझे ज्यादा शिकार करनी है, उस खाने को सुरक्षित करके रखना है, उसे संग्रहण करके रखना है। इसी को कहते थे संग्राहक मानव। तो प्राइमेट्स के बाद कौन सा आ गया? संग्राहक मानव। संग्राहक के बाद फिर व्यक्ति कृषि करना सीख गया, कृषि के बाद फिर आधुनिक प्रकार का मानव जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। लेकिन कभी आप बंदर को देखते हो, कभी आप ऐसे जानवरों को देखते हो जो अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं, आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे होते हो। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, और पालतू जानवर की बहुत सारी ध्वनियां, बहुत सारे संकेत आपको पता होते हैं। आपके घर में अगर कुत्ता पालतू है, बिल्ली पालतू है, आपका कोई जानवर है, गाय भैंस है, तो पता होता है कि अब इसे पानी पिलाना है इसकी आवाज की वजह से, इसे अब खाना खिलाना है मतलब इसकी आवाज की वजह से। तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हुआ, उनको समझने की चीजें होती, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं तब। इसी तरह से कोई ऐसा होगा जो पालतू नहीं होता है, उनके बारे में हम बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो जब मनुष्य इस तरह से शिकार के लिए आगे बढ़ा, जब मनुष्य संग्राहक बना, तो मनुष्य अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से बोलना प्रारंभ कर दिया। उसने आवाज बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थी, ठीक, आवाज में धीरे धीरे वो क्या हुआ, विकास हुआ। तो मनुष्य सबसे पहले कौन सी भाषा को सीख रहा है? मौखिक भाषा को। मनुष्य पहले लिखना नहीं सीख रहा है, पहले बोलना सीख रहा है। तो भाषा के क्रम, विकास के क्रम में पहले क्या आ जाता है? मौखिक भाषा आता है। मौखिक भाषा के बाद में क्या आता है? लिखित भाषा आता है। अब मान लो दो कबीले हैं, पहले मनुष्य कबीले में रहते थे। दो कबीले हैं, एक कबीला है ए और एक कबीला है बी, ठीक। कबीला ए ने क्या किया? शिकार किया। शिकार करते हुए कबीला ए आगे बढ़ता हुआ चला गया, ठीक। पीछे से दूसरा कबीला आया, कबीला बी।
ये जो शिकार था कबीला ए छोड़ के गया था, साथ नहीं ले गया था, दूसरे अन्य जानवर के पीछे भागता हुआ गया ये कबीला, तो इसके ये सारे शिकार कौन उठा के लेके चला गया? कबीला बी। ये बोल तो लेते ना आपस में, अभी इनके पास कोई लिखित रूप में कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है, इसलिए कंडीशन लगा दी कि भाई ऐसी दिक्कत होगी, तो इन्होंने कोई चिन्ह बना लिया। चिन्ह क्या बनाया होगा? शुरुआत में आप कुछ भी ऐसे मतलब अपने विचार ला सकते हो दिमाग में। हमने मान लिया, इसलिए ये कहा कि हमारे पास एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसका कलर है लाल, इसलिए कहा हमारे पास एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसका कलर है सफेद। तो ए ने ये कह दिया कि जहां भी लाल कलर का जो पत्थर रखा होगा वो शिकार हमारा है, आप उस शिकार को ना लें। मतलब आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसी तरह से बी ने क्या किया, ये कह दिया कि जहां सफेद पत्थर रखा होगा वो शिकार आप ना लेंगे, वो हमारा होगा। अब ये जो लाल सफेद पत्थर केवल आए थे, इस प्रकार से क्या था? संकेत था, संकेत हो गया ना कि लाल पत्थर रखा हुआ है या सफेद पत्थर रखा हुआ है। यही संकेत किसका रूप ले लेगा आगे चल के? लिखित। कहीं उन्होंने लाल चलाया होगा, बोले बहुत हो गया लाल पत्थर रखते रखते हम अपने अलग प्रकार का मुहूर या चिन्ह ही बना ले रहे हैं, बोले जहां ये चिन्ह मिल जाएगा वो शिकार हमारा है। तो धीरे धीरे वो मौखिक चीजें किसमें बदलती चली गई? लिखित रूप में। और इसी लिखित रूप में आगे चल के किसका विकास हो गया? लिपि का विकास हो गया। तो जब हम जो मौखिक जो हम बोलते हैं, इसी को हम चिन्हों में जब व्यक्त कर देते हैं, वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। तो मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उस चिन्हों को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। और लिपि के रूप में आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। अगर मान लो आपको किसी चाइनीज भाषा की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है चाइनीज भाषा में, ठीक, तो आपके लिए इसका कोई मायने नहीं है। आपको ये लग रहा है कोई चित्र बना हुआ है, कोई रेखाएं बनी हुई है, लेकिन हो सकता है ये चाइनीज भाषा का कोई एक पूरा शब्द हो, ठीक। तो ये कोई पूरा शब्द हो सकता है, कौन सी भाषा का? चाइनीज भाषा का। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक। तो जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आप इसको क्या समझेंगे? मात्र एक प्रकार का चिन्ह समझ लेंगे। इसी तरह जैसे मान लो कोई बच्चा होता है, बच्चा को या कोई अनपढ़ व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए उस एक कोई मायने नहीं है। उसके लिए कहावत कही जाती है, कालाक्षर भैंस बराबर। ऐसा कहते हैं ना कि कालाक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति है। एक मुहावरा है, कालाक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है निरक्षर व्यक्ति, जिसके लिए अक्षर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो उस निरक्षर व्यक्ति को इस ए का कोई मायने नहीं है। आपको इसके बारे में जानकारी, तो आपको इसके बहुत वैल्यू पता है, इसके मायने आपको पता है। उसके लिए क्या है? एक चिन्ह है। इस चिन्हों के द्वारा हम किसी चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो मौखिक जो भाषा होती है, उसे चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए, वो भाषा किस रूप में चली जाती है? लिखित में। जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम किसका रूप दे देते हैं? लिपि का रूप दे देते हैं। तो लिपि का जो विकास है हम अलग से पढ़ेंगे इसमें, ठीक। अभी आप किसका विकास पढ़ रहे हैं? भाषा का विकास पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा के विकास के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दूसरा, अब आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा में मौखिक में अगर पूछेगा सबसे छोटी इकाई क्या है, तो है ध्वनि। और पूछेगा लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। ध्वनि का मतलब क्या है कि वो छोटे से छोटी मुंह से निकली हुई आवाज, जिसे आप और ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हो, वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और उस ध्वनि को जब आपने चिन्हों में व्यक्त कर दिया, तो वो ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। अब क्वेश्चन की तरफ देखो, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन या तो आपको ध्वनि देगा या वर्ण देगा। ये दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि भी और वर्ण भी। तो आप कुछ भी लगा दो, सही माना जाएगा, चाहे आप ध्वनि लगा दो या वर्ण लगा दो। दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा इस तरह से। जब क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, एक ही देगा, या तो ध्वनि देगा या वर्ण देगा। और अगर दोनों देगा तो तीसरा ऑप्शन देगा ए व बी दोनों वाला, ठीक। लेकिन अगर उसने कंडीशन लगा दी कि बताइए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, ठीक। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है लिखित रूप में, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। वर्ण क्या होता है? भाई छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है, जिसे हम चिन्हों के रूप में व्यक्त कर देते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए का लिखा हुआ है, ये का क्या है, तो ये का है अक्षर। इस अक्षर को आप किसमें तोड़ सकते हो, वर्णों में तोड़ सकते हो, और इस अक्षर में दो वर्ण है, एक तो है का और दूसरा है आ। कोई भी अक्षर लिखा होता है उसमें दो वर्ण होते हैं, ठीक। का को आपने तोड़ा, का आधा कर दिया, आधे का मतलब उसके नीचे क्या लगा दिया, हलंत। हलंत जैसे ही लगेगी उसके साथ में कोई स्वर निकल के आएगा। अगर किसी की मात्रा लगी होगी तो बड़ी स्वर निकल के आएगा, और जब किसी की मात्रा नहीं लगी होती तो छोटा आ हमेशा निकल के आता है वर्ण के रूप में। ये दोनों क्या है, वर्ण है, और ये क्या है, अक्षर। ये क्या है, अक्षर। अगर कहीं लिखा हुआ है के, अब इसे जब आप तोड़ेंगे तो का के नीचे हलंत, ये आधा हो गया, और प्लस क्या निकल के आएगा, ए। जिसकी भी मात्रा होगी वही आएगा। यहां किसी की मात्रा नहीं थी इसलिए यह आया। जहां किसी की मात्रा नहीं होती वहां आ छुपा हुआ होता है, और जहां मात्रा होती है वही मात्रा वाला निकल के आता है। इसी तरह अगर मान लो लिखा हुआ है का, और आ की मात्रा लगी है का पर, तो इसे जब आप तोड़ेंगे का और का के साथ में क्या निकल के आएगा, बड़ा आ, क्योंकि मात्रा किसकी है, बड़ा आ की। तो इधर वाली लाइन में सब क्या है, अक्षर, और इधर वाली लाइन में सभी क्या है, वर्ण, ठीक। तो किसी भी अक्षर में कितने वर्ण हो सकते हैं, दो वर्ण हो सकते हैं। अब आप ना तो इसे तोड़ सकते, ना इसे तोड़ सकते, ना इसे तोड़ सकते, आप कहोगे सर ए को तोड़ सकते हैं, ठीक। ए जो भी दीर्घ स्वर होते हैं, आप जब वर्ण वाला पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे ए हो, ओ हो, औ हो, सॉरी आई हो, बड़ी ई हो या बड़ा आ हो, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वरों में क्या होता है, उन्हें आप तोड़ सकते हैं स्वरों में, लेकिन कोई भी स्वर होता है वो स्वतंत्र रूप से वर्ण के रूप में माना जाता है, ठीक। ये जैसे छोटा आ है, इसे आप नहीं तोड़ सकते, ये स्वतंत्र रूप से वर्ण हो गया। का है आप नहीं तोड़ सकते, स्वतंत्र रूप से वर्ण हो गया। इसे भी नहीं तोड़ सकते, स्वतंत्र रूप से वर्ण हो गया। इसे आप तोड़ तो सकते हो, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्वतंत्र रूप से वर्ण है, क्योंकि ये स्वर है। तो स्वर को हमेशा किस में गिना जाता है, स्वतंत्र रूप से वर्ण के रूप में गिना जाता है, ठीक। तो इतना ध्यान रखना, किसी भी अक्षर में कितने वर्ण हो सकते हैं, दो, ठीक। अगर कोई स्वर दिया गया है तो वो स्वर को वर्णों में नहीं तोड़ा जाएगा, वो स्वर अपने आप में क्या कहलाएगा, स्वतंत्र रूप से वर्ण कहलाएगा। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर दोनों पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई तो दोनों में से कोई सा भी लगा देंगे, ठीक। भाषा का मतलब क्या है, भाष धातु, कहना या बोलना। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम कल जिनकी जिक्र हो रही थी, कामता प्रसाद गुरु, जो वर्तमान में सबसे बड़े व्याकरणविद हैं। और कामता प्रसाद गुरु इसकी जो डेफिनेशन बताते हैं भाषा की, वो यही है कि अपने विचारों को व्यक्त करना ही क्या है, भाषा है। व्यक्ति अपने विचारों को जो व्यक्त करता है तो क्या कहलाता है, उसे भाषा कहते हैं। नोट्स में देखो डेफिनेशन है या नहीं है, एक बार नोट्स में देखते रहना, जहां भी आपको लगे तो पूछ लेना कि सर इसमें यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कोई मिस्टेक हो। वैसे तो कोई मिस्टेक है नहीं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं मिस्टेक है तो आप उसे देखते रहना। और जो व्यक्ति नोट्स नहीं भी लेके आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आप समझ के जाएंगे। इस क्लास से फायदा ये भी है कि बहुत सारे बच्चे घर पे जाके नहीं पढ़ते हैं, ये रियलिटी है। यहाँ जिस आपने लिखवाया उसे बंद करके रख दिया, अगले दिन उससे दोबारा से नोटबुक उठाए, क्लास में चले आए। कितना भी अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दिया जाए बच्चे के साथ में, बच्चा खुद मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक। और ये सच है कि इतना अच्छा कंटेंट बहुत मेहनत लगती है, ये सारी चीजें आपके मतलब आपके पास लाने में, लेकिन आप सच में उस तरह की मेहनत नहीं करते जितना कोई टीचर कर रहा होता है। अगर आप कर लोगे तो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब में पहुंच जाओगे, बहुत ज्यादा पास में। बहुत सारे बच्चे इस तरह के बहाने बना सकते हैं घर पे कि आज ठंड ज्यादा है, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आज कहीं शादी में जाना है, लेकिन एक टीचर इस तरह के बहाने नहीं बना सकता। उसे कल क्लास में आना है तो आना है, कि उसके पीछे 200-250 बच्चे होते हैं और उन सारे बच्चों के बारे में वो सोचता है, ठीक। जिस दिन बच्चा इस बारे में सोचने लगेगा ना, इतना जिस दिन बच्चा सोचने लगेगा उस दिन उसका सिलेक्शन मात्र 6-7 महीने में हो जाएगा। जितनी कंटिन्यूटी टीचर रखता है अपने डिसिप्लिन से रहता है, उतने डिसिप्लिन में अगर बच्चा रहेगा तो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, बच्चा जरूर कुछ ना कुछ गलतियां जीवन में जरूर करता रहता है। उससे कहो पढ़ के आओ, पढ़ के नहीं आएगा। अब आपको इसको पढ़ के आना ही आना होगा, क्योंकि अगली क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ केवल समझाया जाएगा, नोट तो कराया नहीं जाएगा। पहले ये था कि समझाया जाता था, नोट कराया जाता था, तो 2 बार हो जाता था। दूसरे वाला काम जो है वो तुम्हें अपने आप करना है खुद ही, ठीक। तो नोट्स में आप देखते रहना। देखो इसमें दी गई है डेफिनेशन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार,
देखा है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक क्या है, माध्यम है, साधन है। आप अपने विचारों को किस तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर मौखिक भाषा, लिखित भाषा के बारे में कहा गया है, ये अब समझा ही दिया है। ठीक, तो भाषा कितने प्रकार की हो जाएगी, दो, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन कुछ व्याकरण भाषा के तीसरा रूप मानते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तीसरा रूप क्या मानते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, जहां हम प्रदर्शित करके किसी को, मतलब प्रदर्शन के द्वारा कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरह का विक्ट्री वाला साइन बच्चे दिखाते हैं, इस तरह से कहीं भी जीत जाते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो इस तरह से दिखाते हैं। तुम में से कभी नहीं दिखाया, किसी ने कभी नंबर नहीं आया इस तरह के दिखाने का, नहीं दिखाया है। ठीक, इस तरह से दिखाया जाता है या इस तरह से, जैसे भी दिखाया जाता हो। तुम में से किसी ने अभी इस तरह का सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारा फोटो खींचेगा, तुम इस तरह से दिखाओगे, ऐसे हम भी यहाँ खड़े होकर खिंचवाएंगे ऐसे करके। जैसे अभी तुमने फोटो लिया था तो ऐसे लिया था, अगली बार ध्यान रखना फोटो ले तो वहां तक पहुंच जाओ कि इस तरह से फोटो लेने का नंबर आ जाए। तो ये एक प्रकार का क्या होगी, सांकेतिक। जब भी इस तरह का साइन दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति हार गया है, जीत गया है। ये पता है ना कि जब भी इस तरह से विक्ट्री का साइन दिखाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति जीत गया है कहीं ना कहीं। कुछ लोग फालतू में भी इस तरह का दिखाते हैं, शादी में तब भी इस तरह का फोटो दिखा रहे हैं, साइन दिखा रहे हैं। शादी में तुम कौन सी जंग जीतने जा रहे हो, शादी में तो गए, वहां कोई जंग थोड़ी जीत ली है, दोस्त की शादी में तो वहां जाके इस तरह से दिखाते हैं। मतलब इस तरह का थोड़ा अपने अंदर मैनर होना चाहिए, कौन सी चीज का प्रदर्शन कहाँ करना है। ठीक है, हमारी सभ्यता में होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला जो चिन्ह है तो कभी दिखाओ जब तुमने कुछ हासिल कर लिया है या कुछ नया अचीवमेंट हुआ है जीवन में, तो ये और ये एक ही होता है। हाँ, उसे आप पलट के दिखा सकते हो, इधर को या उधर को। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये तीसरा रूप मान लेते। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, और ऑप्शन अगर आपको 3 दिया गया तो आप 3 ही लगाना। लेकिन कई बार 3 नंबर का ऑप्शन दिया ही नहीं होता, तो आप कितना लगाएंगे, 2। ठीक, और भाषा के पूछे कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक की तीसरे प्रकार की भाषा को भी कुछ विद्वान लोग क्या करते हैं, मानते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, लिखित भाषा की। लिखित भाषा 2 प्रकार की होती है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब लिखित भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की लिखित भाषा होती है। 2 प्रकार कौन सी होती है, एक तो होती है योगात्मक और एक होती है वियोगात्मक। पूछेगा लेखन के आधार पर भाषा कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, योगात्मक भाषा और वियोगात्मक भाषा। योगात्मक वियोगात्मक में अंतर क्या होता है, जैसे आप हिंदी में अगर आपने थोड़ा सा आगे में इसमें जाना पड़ेगा, कारक चिन्ह पड़े होंगे, राम को घर जाना है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पुलिस के एग्जाम में आया है, जहां आपसे त्रुटि पूछ रहा होता है वाक्य में, तो बच्चे को कई बार इसमें ये नहीं पता चलता कि त्रुटि कहां है। ठीक, क्योंकि सारी वर्तनी शुद्ध होती है, लेखन में त्रुटि होती है। उसने लिख दिया राम को घर जाना है। ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध वाक्य, इधर ध्यान दो अभी बोर्ड की तरफ, क्योंकि को है कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह हमेशा शब्द से अलग रहता है। हिंदी का ये नियम है, कारक चिन्ह को कभी भी शब्द के साथ में नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो ये कारक चिन्ह क्या कर दिया, शब्द के साथ में लिख दिया, शब्द के साथ में लिख दिया। इस आधार पर ये सेंटेंस कैसा हो गया, गलत हो गया। ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। वाक्य गलत हो गया तो इसमें त्रुटि है। अब बच्चा इस तरह से लिख देता है तो बच्चा समझता है कि सही लिखा हुआ है, वर्तनी में तो कहीं कोई गलती है नहीं, इसमें है क्या, नहीं है, राम को घर जाना है, सही लिखा हुआ है। लेकिन गलती किस पे है, लेखन के आधार पे है, भाषा के लेखन के आधार पे है। सही क्या होना चाहिए, तो को राम से अलग होना चाहिए था। हिंदी या कोई भी भाषा ऐसी जिसमें कारक चिन्ह को शब्द से अलग रखा जाएगा, कौन सी कहलाएगी, वियोगात्मक भाषा। जिसमें कारक चिन्ह को क्या रखा जाएगा, शब्द से अलग। समझ में आ रहा है शीटू, ठीक। तो जहां कारक चिन्ह को वाक्य से अलग रखा जाएगा, शब्द से अलग रखा जाएगा, वो भाषा कैसी, वियोगात्मक। वियोग का मतलब होता है दूर, कारक चिन्ह शब्द से दूर है तो भाषा वियोगात्मक है। हिंदी कैसी हो जाएगी, हिंदी भाषा कैसी हो जाएगी, वियोगात्मक। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हिंदी भाषा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह भाषा जिसके लिखने के दौरान
कारक चिन्ह शब्द से अलग रहते हैं वो क्या कैसी भाषा कहलाएगी? वियोगात्मक भाषा कहलाएगी। और वह भाषा जिसको लिखने के दौरान कारक चिन्ह शब्द के साथ में जुड़े रहते हैं वो कौन सी कहलाती है? योगात्मक भाषा कहलाती है। संस्कृत में आपने देखा होगा एक वाक्य बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है, जैसे लिखा है नमामि मीशान निर्वाण रूपम, इस तरह लिखा होता है मीशान, इस तरह से होता है कुछ, और बहुत बड़ा सा होता है शिव जी के बारे में, नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्कल्पम नियहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, मतलब एक लाइन में लिखा होते हैं बड़े बड़े लंबे शब्द। फिर आएगा चिदाकाश माकाश गौरम गंभीरम निराकार मोकार मूलम तुरियम, इस तरह से गिरा गोविंद बोधित, आपने सुना होगा इस तरह से। अब भजन वजन थोड़ा बहुत सुनते हो सुबह में तो संस्कृत कैसी हो जाएगी? योगात्मक भाषा, क्योंकि संस्कृत में क्या है कारक चिन्ह जो होता है वो इसके साथ में लिखा होता है। इसी तरह संस्कृत में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, हिंदी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इंग्लिश में भी क्या होता है जो कारक चिन्ह होता है उसमें भी वो अलग लिखा होता है। ठीक, आपको केवल संस्कृत और हिंदी के बारे में ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है हिंदी के बारे में कि बताइए हिंदी लेखन के आधार पर कैसी भाषा है? वियोगात्मक। विजय की बीए में ये सवाल आया था और उसने यहाँ पे वियोगात्मक की जगह ऑप्शन दे दिया था श्लिष्ट योगात्मक, यही तो दे दिया था श्लिष्ट योगात्मक। ठीक, तो इसे सॉरी वियोगात्मक है ना, योगात्मक को कहते हैं श्लिष्ट योगात्मक और वियोगात्मक को कह देते हैं क्लिष्ट वियोगात्मक। ठीक, तो योगात्मक भाषा का दूसरा नाम श्लिष्ट योगात्मक, वियोगात्मक भाषा का दूसरा नाम क्लिष्ट वियोगात्मक। तो योगात्मक वियोगात्मक तो वही रहेगा, बस वियोगात्मक में क्या जोड़ा जाए? श्लिष्ट। अच्छा, क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? क्या लेना? चलानी है? नीचे जाओ, नीचे चलेगी। मोटर ही तो बता रहे थे चलाने के। ठीक है। अच्छा, बोतल नीचे चला गया वो, कोई बात नहीं। योगात्मक कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। अब देखो जहां वियोग होगा, ऐसे याद कर लेना, जहां वियोग होगा वहां क्लेश होगा और जहां योग होगा वहां क्या होगी? शांति होगी। शास्त्र शांति शास्त्र श्लिष्टात्मक, ऐसे याद कर लेना अगर नहीं याद हो तो, वरना ये थोड़ी सी दिक्कत हो याद करने में। तो ऐसे कर लेना, जहां वियोग है वहां क्या है? क्लिष्ट, मतलब परिस्थितियां विपरीत हैं वहां क्लेश है। जहां योग है, कौशल बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जहां योग है वहां क्या है? शांति है। ठीक, तो ये लेखन के आधार पर भाषा के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो प्रकार हो जाएंगे। कौन सी? योगात्मक भाषा और वियोगात्मक भाषा। फिर आपसे ये पूछता है बच्चे लौट के नहीं है नीचे से? अच्छा, बोतल मांग रहे थे, हम सब में मोटर चलवाने की बात कर रहे, कोई बात नहीं। अब फिर यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस ही पूछेगा आपसे, डिफरेंट क्वेश्चन ये पूछेगा। एक तो आपसे पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे आप? या तो ध्वनि बता देंगे या वर्ण बता देंगे। फिर आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आप क्या बता देंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो क्या बता देंगे? ध्वनि। लेकिन पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जब भी ये शब्द जुड़ जाएगा सार्थक, जब भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा तो क्या होता है? शब्द। ये ध्यान रखना, कई बार बहुत सारी किताबों में मिस्टेक है। हिंदी की किताबों में इतनी मिस्टेक है जितनी मतलब यही नहीं लगता कि हिंदी की किताबें हैं। पढ़ते समय बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है और यही कारण है कि जो आपको नोट्स दिए गए ये अलग से बनवाने की आवश्यकता पड़ी। वरना हम भी किसी किताब को सजेस्ट कर देते, कहते इससे पढ़ लो, लेकिन किसी भी ऐसी कोई किताब मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी अच्छी किताबें हैं लेकिन बारीकता पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि उन चीजों को करेक्ट कर दिया जाए जिससे बच्चा अपने आप किताब खरीद के उनको पढ़ सके चीजों को। तो सार्थकता का मतलब ये हो गया कि जो भी है उसका अर्थ होना चाहिए, और जब तक अर्थ नहीं है तब तक निरर्थक होती है चीजें। क्या होता है? निरर्थक। पूछ किसके बारे में रहा है? सार्थक के बारे में। सार्थक का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए क्या लिखा हुआ है, वर्ण है या अक्षर है? वर्ण क्या है? इसका कोई भी अर्थ नहीं है, ये कैसा है? निरर्थक।
अगर हम इसे वर्ण को अक्षर में बदलेंगे तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हाँ, ये क्या बन गया? का क्या बन गया? अक्षर, अक्षर हो गया। लेकिन इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ये भी कैसा है? निरर्थक। ये सार्थक तब बनेगा जब ये क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। और शब्द का कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ होता है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मान लो लिखा हुआ है कलम, का, ला और माँ, इन तीनों को जब आप अलग कर देंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं है। जब तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को क्या है? अर्थ है। तो अर्थ में मतलब ये क्या बन जाएगा? शब्द। जब आपसे पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। तो ये जो आप वर्ण पढ़ रहे हैं, ध्वनि पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, ये विकास इस क्रम में चलेगा। सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा आपका वर्ण, वर्ण या ध्वनि। इस वर्ण या ध्वनि से किसका निर्माण होगा? शब्द का, सॉरी अक्षर का। ये आगे आपके उसमें मिल जाएगा। अक्षर के बाद किसका निर्माण होगा? शब्द का। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं वो शब्द क्या कहलाता है? और यही पद आके चल के क्या कहलाता है? जब बड़ा कई सारे पद जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है वाक्य। और इसी वाक्य से कोई भी कहानी, कोई कथा, लेखन, गद्य लेखन कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसमें से ये चार चीजें आपने समझनी। इन चारों में किसी कोई डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ठीक, वर्ण, ध्वनि, अक्षर और शब्द। अगला आता है कि पद क्या होता है। तो पद जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मान लो राम घर गया, राम घर गया, तो इसमें कितने अक्षर हैं? 3। इनमें से अगर राम को अलग कर दिया गया तो राम इसमें क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक, घर को अगर अलग कर दिया गया तो पद कहलाएगा। गया गया अलग कर दिया गया तो पद कहलाएगा। पद कुछ नहीं होता है, शब्द को ही जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद। और कई सारे पदों या शब्दों से मिलकर किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। पहले दिन आए आज? ऊपर वाले क्लास में आप चले जाओ। अभी हम 10 मिनट में बात कर लेंगे, पढ़ लेना वहां बैठ के तब। ठीक, तो पद जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। या जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद। ध्वनि, वर्ण, उससे बना अक्षर, अक्षर से बना शब्द, शब्द हो गया भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, फिर उससे बना पद। इसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त कर लिया पद कहलाया। पद के बाद में कई सारे पद जुड़ के क्या हो गया? वाक्य बन गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया। वाक्य के बाद अब कोई भी कहानी वगैरह लिख सकते हो, जो कहानी वगैरह होती है वो। ठीक, तो ये भाषा के बारे में हो गया। फिर ये भाषा में आप यहाँ ना तो हिंदी की बात कर रहे हैं, ना संस्कृत की बात कर रहे हैं, ना अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। हम केवल भाषा की बात कर रहे हैं, एक शब्द की बात कर रहे हैं जो भाषा है। आपको इसमें ये नहीं बताया कि हिंदी भाषा, इसमें हमने संस्कृत का भी उदाहरण दिया था, हिंदी का भी उदाहरण दिया। इसमें आपको ये थोड़ी बताया गया कि कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। अभी भी हम हिंदी भाषा के विकास पे नहीं पहुंचे हैं। हिंदी भाषा के विकास पे तब पहुंचेंगे जब हम ये चीजें देखेंगे कि ये भाषा आई कहां से है, इस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे वो क्रम रहा भाषा की उत्पत्ति से लेके, कैसे हम संस्कृत से लेके कहां तक पहुंचे हैं? हिंदी तक पहुंचे हैं। तो संस्कृत से लेके हिंदी तक जो पहुंचने का क्रम है वही क्या है? हिंदी भाषा का विकास है। फिर जब हिंदी को लिखना प्रारंभ हो गया, जब हम हिंदी में आ गए मूल रूप से, फिर आपने साहित्य भी पीछे पढ़ के आए हो। आप साहित्य में आपने पढ़ा था कि जब भी साहित्य का लेखन प्रारंभ हुआ तो कौन सी में हुआ? काव्य में या गद्य में? काव्य में। साहित्य का लेखन किस में प्रारंभ हुआ था? काव्य में प्रारंभ हुआ था। और काव्य के बाद हम धीरे धीरे किस में आए थे? गद्य में आए थे। तो ये तो आगे की कहानी है। साहित्य वो बहुत बाद की कहानी है। पहले तो हम भाषा पढ़ लें, पहले कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा में फिर हिंदी कैसे आई, हिंदी के बाद फिर आगे की कहानी है कि हिंदी में साहित्य का लेखन कैसे हुआ। ठीक, फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे? भाषा परिवार। इसमें ये सारी चीजें नोट है, कुछ छूटा हुआ तो नहीं है? ठीक, अगला टॉपिक इसमें कौन सा है आपका? भाषा परिवार। भाषा परिवार। भाषा परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब क्या होता है? केवल भाषा हटा दो, अपने ही मतलब घर में आगे समझो चीजों को। परिवार का मतलब क्या होता है? रोहित, गेट देखना, गेट खुला है क्या? बंद कर देना।
बताओ, मतलब कई सारे लोगों का एक समूह जहां हम मिलकर रहते हैं वो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? परिवार। तो परिवार क्या होगा? कई सारे सदस्यों का एक क्या हो गया? समूह। और वो समूह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। ठीक इसी तरह से कई सारी भाषाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? एक भाषा परिवार कहलाता है। अच्छा, परिवार में रहने की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आप अगर परिवार में रहते हो तो आप उस घर के सदस्य भी होने चाहिए। ठीक। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा जो घर का सदस्य नहीं है, ठीक, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो इनकी शादी हो रही है, शादी हो रही, तो शादी में कंडीशन क्या है कि जब भी आप जिस व्यक्ति के साथ में शादी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो पुरुष के लिए, या पुरुषों की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ जीवन बंधन में बंधेंगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? उसके घर का आचार विचार कैसे हैं, ये सबसे पहले देखा जाता है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा सही हो जाना चाहिए, मतलब बच्चा सही होना चाहिए, सभ्यतादार होना चाहिए, यही देखते हो ना। मतलब अगर आप किसी को अपने परिवार में ला रहे हो तो उसमें पहली कंडीशन क्या है कि आपके परिवार के जैसे उसके क्या होनी चाहिए? आचार विचार होने चाहिए कि भैया देखो हमारे परिवार में कोई शराब नहीं पीता, ऐसा ना हो लड़की शराब पीती है। ठीक। अगर मान लो आपके परिवार में आपके कोई व्यक्ति ऐसा जिसके पूरे परिवार में शराब पी जाती है, उसके घर में उसकी मम्मी भी शराब पीती है, उसकी सिस्टर भी शराब, तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहते तो भैया थोड़ी सी गलती है, लड़की शराब पीती है, लड़का की कोई दिक्कत ना है, चल जाएगा, मेरी मम्मी 3 पैक ज्यादा पीती है मुझसे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मान लो कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी हो रही, तो उसकी भी कुछ कंडीशन ही होगी। जैसे मान लो वो कहती है मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां कोई व्यक्ति शराब पीता हो, भले उसके पति नहीं पीते हो, जिस लड़के के साथ शादी होती है वो नहीं पीते हो, वो कहेगी घर में भी कोई नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता कभी भी शराब, या मेरे पिताजी हैं या ताऊ घर में बाबा वगैरह कोई शराब तंबाकू किसी तरह का सेवन नहीं करते हैं। लड़की की क्या होगी? प्रायोरिटी होगी उस घर में जाने के लिए। तो परिवार में रहने की कुछ क्या होती है? कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि वैसे ही आचार विचार होने चाहिए, वैसा ही मेल जोल होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति उस परिवार में शामिल हो सकता है। और अगर आपके परिवार में ऐसा है कि आपके माता पिता या आपके बड़े भाई जो हैं या आपके पिताजी हैं बिल्कुल किसी चीज का सेवन नहीं करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है इस तरह के गलत रास्ते पे जाएगा, 10 बार उसे सोचना पड़ेगा कि मेरे पिताजी तो ऐसा नहीं करते हैं, मेरा बड़ा भाई तो ऐसा नहीं करता है। और अगर किसी का परिवार ऐसा है जिसमें पिताजी शराब पीते हैं, बड़ा भाई शराब पीता है, उसे एक माइक्रो सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मैं पीऊं या नहीं पीऊं। अगर उसका मन करेगा तो पी लेगा, वो उसकी अच्छी बात है कि वो ना पिए। तो क्या ये सोचने की आवश्यकता होगी उसे? अगर पीते होंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं पीते तो बहुत सारी, अगर सभ्यतादार है माता पिता, पिताजी पीते तब भी वो नहीं, तब भी सोचेगा, तब भी नहीं पिएगा। तो जिस तरह परिवार में रहने के लिए क्या है? कंडीशन है, उसी तरह भाषा परिवार की भी एक कंडीशन है। बहुत सारी भाषाओं का जो समूह है उसे क्या कहेंगे? भाषा परिवार। लेकिन कहेंगे तभी जब उनमें किसी प्रकार से समानता हो। ये नहीं है कि आप किसी भाषा को मिलाओ और दूसरी भाषा के साथ में जोड़ दो और कह दो ये भाषा परिवार है। नहीं, भाषा परिवार में किसी भाषा को तभी रखा जाएगा या तो उसमें लेखन के आधार पर समानता हो। किसके आधार पे? लेखन के आधार पे, मतलब या फिर उसके उच्चारण के आधार पर समानता हो, तभी उस भाषा को एक भाषा परिवार में रख सकते हो, वरना कभी नहीं रख सकते। अब आप देखो, हम हिंदी में पिताजी को क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध शब्द तो यही है, पापा बोलने लगे हैं ये लगवाते, लेकिन पिताजी शुद्ध शब्द है हिंदी का। संस्कृत में क्या बोलेंगे? पितृ। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना। ये किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का। माता को इसी तरह कहते हैं माता जी या माता, मातृ और मदर। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। अब आप इसमें देखो उच्चारण के आधार पर इनमें क्या है? समानता है। उच्चारण के आधार पर समानता क्यों है? इन सबका उच्चारण स्थान एक ही जगह है। इन सबका उच्चारण स्थान कहां है? एक ही जगह है, पा, फा, वा। ठीक इसी तरह मां और मां, इनका उच्चारण क्या है? एक जगह है। तो इनमें किस प्रकार से समानता है? तीनों भाषाओं में उच्चारण के आधार पर समानता है। अब उच्चारण के आधार पर समानता है तो हम इन तीनों को जोड़ के क्या कर देंगे? एक भाषा परिवार में रख देंगे। ये क्या कहलाएगा? भाषा परिवार। ठीक, तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी एक भाषा परिवार की भाषा हो जाएंगी। ठीक, इधर ध्यान दो, नीचे मत देखो, उधर नोट्स बाद में देखना घर पे। ये कौन सी भाषा थी?
हिंदी। ये कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। अभी जो 3 भाषाएं हैं, इनमें से ये 2 भाषाएं कहां बोली जाती हैं? भारत में। अन्य देशों में भी बोली जाती हैं, लेकिन इनका प्रचलन, इनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? भारत से। और ये जो एक भाषा, ये कहां बोली जाती है? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? यूरोप महाद्वीप में। इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो कहां से माना जाता है? यूरोप महाद्वीप से माना जाता है। किसका? अंग्रेजी का। अब इन दोनों भाषाओं को जो स्थान है उनको उठाया, दोनों को जोड़ के एक भाषा परिवार बना दिया, और उसका नाम हो गया भारतीय भाषा परिवार। भारत और यूरोप, भारत और प्लस यूरोप, इससे क्या बन गया? भारोपीय। भारोप हो गया, इसका भारा ले लिया, रोपीय इसका ले लिया, भारोपीय। ये कौन सा भाषा परिवार बन गया? भारतीय भाषा परिवार। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। और अंग्रेजी किस भाषा परिवार की भाषा है? भाषा परिवार समझ में आ गया? भाषा में किस प्रकार की समानता होनी चाहिए? लेखन के आधार पर होना चाहिए या उच्चारण के आधार पर समानता होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? भाषा परिवार कहलाएगा। ठीक। अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 12 भाषा परिवार और 300 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जब आपसे बात कर रहा है किसके बारे में? भारत के बारे में। तो भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार हैं? 5। ये क्वेश्चन आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था यूपी पुलिस वाला पीछे, उसमें आया था। मॉक टेस्ट हुआ था, क्लास में मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं या कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो कितने भाषा परिवार हैं? 5 भारत के अंदर। पहला तो कौन सा हो जाएगा? भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा चीनी तिब्बत। अगला कौन सा है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। 5वां है अंडवानी। और अंतिम है, 5 ही लिखे हैं इसमें क्या? हाँ 5 ही है, सही है। कितने भाषा परिवार है? 5। ठीक। अब इसे याद करने की बड़ी आसान चीज है। आसान क्या है कि ये जो भाषा परिवार बांटा, ये तो पता चल गया ना भारतीय क्यों है। भारत और यूरोप की वजह से भारतीय। जब भी हम बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की, भारतीय में कौन सा आ जाएगा? आपको हिंदी संस्कृत जो मेजर लैंग्वेज है उसमें लिखी हुई, वो आपको याद रखना। ठीक। द्रविड़ भाषा परिवार की जब हम बात करते हैं तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आ जाएंगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, ठीक, इत्यादि। इसमें आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, कश्मीरी, मतलब इतनी ज्यादा। अब देखो द्रविड़ भाषा परिवार मतलब दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, ऐसे याद कर लेना। तो द्रविड़ भाषा परिवार में वो भाषाएं आएंगी जो कहां बोली जाती है? दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं। और ये सारी भाषाएं कहां बोली जाती हैं? दक्षिण। साउथ की मूवी देखी होंगी आपने, हिंदी में डब देखी होंगी। साउथ की मूवी किसमें बनेगी? इन्हीं सारी भाषाओं में बनती है। फिर उन्हें हिंदी में क्या कर दिया जाता है? डब कर दिया जाता है। फिर हम उन्हें हिंदी में देखते हैं, क्योंकि वो कहां की होती है? साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण मतलब द्रविड़। ठीक, याद हो जाएगा। तो दक्षिण द्रविड़ 2 पार्ट हो गए। फिर चीनी तिब्बत भाषा परिवार। चीनी तिब्बत भाषा परिवार जो भाषाएं कहां बोली जाती हैं? चीन से सटे हुए जो एरिया है उसमें बोली जाती हैं। वो कौन सी कहलाती है? चीनी तिब्बत भाषा परिवार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डोगरी और बोडो। ये 2 भाषाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, डोगरी भाषा और बोडो भाषा। ठीक। अब ये जो चीनी तिब्बत भाषा परिवार है, ये एरिया कौन सा है? भारत का वह क्षेत्र है जो चीन और तिब्बत से लगा हुआ है। अब आप एक चीज देखो, आप राजस्थान से सटे हुए इलाके में रहते हैं, ठीक, ऐसा मान लो, या आप ऐसा समझो बिहार से सटे हुए इलाके में रहते हैं।
बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगही भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसा कतई नहीं है कि आप जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होगी और कहीं से इधर हिंदी बोली जाती हो, इधर भोजपुरी, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भाषा का जो चेंज होता है ना, वो एक लंबे दूरी के बाद जाके धीरे धीरे वो चेंज होता है। ये नहीं होता कि कोई रेखा है, उसके उस पार दूसरी भाषा, इस पार दूसरी भाषा, ऐसा कभी नहीं होता है। आसपास के जो गांव होते हैं उनकी भाषा एक जैसी होती है। कभी भी नहीं कहोगे अरे ये पता नहीं कौन से गांव की भाषा है, ऐसा होता है कभी? आसपास के गांव होते हैं, सबको पता होती है, क्योंकि भाषा कैसी होती है, एक समान होती है। तो जब आपका क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जब बिहार से लगेगा, तो उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में क्या बोली जाएगी? भोजपुरी, क्योंकि इस एरिया में क्या बोली जाती है? भोजपुरी। इसी तरह से जब हमारा कुछ क्षेत्र चीन और तिब्बत से लगेगा, तो कुछ भाषाएं ऐसी होंगी जो चीनी टाइप की होंगी, जहां चीन में बोली जाती हैं, और उन्हीं को क्या कह देते हैं? डोगरी, बोधी या चीनी तिब्बत भाषा परिवार। फिर आ जाते हैं आष्टिक भाषा परिवार। आष्टिक भाषा परिवार जो एरिया हमारा, कुछ भाषा ऐसी हैं जैसे अंडमान निकोबार में हम चले जाएंगे, वहां कुछ भाषाएं मिलेंगी, क्योंकि नीचे का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया वाला है, तो आष्टिक भाषा परिवार कह देते हैं। और अंडवानी, जो अंडमान निकोबार में भाषा बोली जाती है, अंडवानी निकोबारी। ये जो संख्या है आपको 5 जो बताई जा रही है लिखित रूप में, ये संख्या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि भाषाएं जो होती है वो थोड़े थोड़े क्षेत्र में भी बोली जाती है कई सारी, और उनको कहीं विभाजित नहीं किया गया है, वो अलग से भाषाएं हैं। तो जरूरी नहीं कि भारत के अंदर कितने भाषा परिवार बोले जाते हैं सबका क्लासिफिकेशन हो, लेकिन माना कितना जाता है, कितने बोले जाते हैं? 5 भाषा परिवार बोले जाते हैं। उन 5 भाषा परिवार को आपको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप 2 याद रख लेना, भारोपी भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ में दक्षिण की भारत की भाषाएं आ जाएंगी। इसमें से आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि बताइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, तो भारतीय भाषा परिवार को फिर एक अन्य नाम दे देते हैं, जिसे कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बताओ। नहीं है? अभी नहीं होगा, और डाउट नहीं है ये भी एक समस्या है। डाउट होना चाहिए। डाउट कल के क्लास में अगर नहीं हुआ तो एक समस्या ये होगी कि आप पढ़ के नहीं आ रहे हो घर पे, और जो बच्चा घर पे पढ़ के नहीं आएगा उससे कतई डाउट कभी ना हो सकता है। होगा क्या? नहीं होगा। पढ़ के नहीं आ रहे हो तो डाउट क्या होगा? आज पहला क्लास है, कल से आप इसे क्या करेंगे? दोबारा से घर पे पढ़ के आएंगे। जो भी चीज ना समझ में आएगी उसे क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, उसे पूछेंगे। ठीक, तो आज का तो कोई डाउट होगा नहीं, और अगर डाउट बनेगा तब जब आप इसे पढ़ेंगे। तो अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक।